नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7 और इस वक्त हम आपको सारे पोल एक जगह दिखा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल में क्या बातें सामने आ रही हैं एक एक करके अब आपके सामने रखते हैं और हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, उनसे समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है। बिहार में किसकी बनेगी सरकार? क्या नीतीश लालू का गठजोड़ बाजी मार ले जाएगा या फिर बिहार में कमल खिलेगा? बस आप लगातार देखते जाइए IBN 7। आपको अब से लेकर रात 9 बजे तक कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप देखने जा रहे हैं बिहार चुनाव पर IBN 7 का महा एग्जिट पोल, सभी चैनलों के एग्जिट पोल के निचोड़ के साथ। आप अभी देखेंगे IBN 7 पर बिहार क्या बोल रहा है, किसे इस बार सत्ता की चाबी मिलने वाली है। IBN 7 के महा एग्जिट पोल में आप देखेंगे बिहार के दिल की बात और साथ ही हमारे खास विशेषज्ञ और नेताओं का पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अब से लेकर रात 9 बजे तक IBN 7 आपको बिहार चुनाव का हर पहलू दिखाएगा। लेकिन आइए अब आगे एक एक करके देखते हैं कि पोल्स में सामने क्या आ रहा है। सबसे पहले IBN 7 जो आपको दिखा रहा है, ये आपके स्क्रीन पर देखिए। इंडिया टुडे सिसेरो अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 113 से 127 सीटें दे रहा है, जबकि महागठबंधन को 111 से 123 सीटें। बहुत ही कम अंतर, लेकिन एनडीए को एज है, यह कहना है इंडिया टुडे सिसेरो पोल का। अन्य को 4 से 8 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। चलिए अब अगला पोल देखते हैं। इंडिया टीवी सी वोटर का एग्जिट पोल देखिए। इंडिया टीवी सी वोटर ने एनडीए को 101 से 121 सीटें दी हैं, जबकि महागठबंधन को 112 से 132 सीट, यानी महागठबंधन ज्यादा आगे निकल सकता है, लेकिन अंतर ज्यादा नहीं है। और अन्य को 6 से 14 सीटें मिलने की संभावना यह पोल जता रहा है। तीसरे पोल पर आइए, न्यूज नेशन का एग्जिट पोल। न्यूज नेशन चैनल ने अपने सर्वे में एनडीए को 115 से 119 सीटें दी, लेकिन महागठबंधन को उससे ज्यादा 120 से 124 और अन्य को 3 से 5 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। न्यूज एक्स की बात करते हैं। न्यूज एक्स CNX ने अपने एग्जिट पोल में एनडीए को 90 से 100 सीटें दी हैं, लेकिन महागठबंधन को काफी आगे बताया है। महागठबंधन के 130 से 140 सीटें दी हैं, अन्य को 13 से 23 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। यानी न्यूज एक्स CNX ऐसा पहला पोल अभी तक सामने आया है जो बिल्कुल साफ तौर पे कह रहा है कि नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री एक बार फिर बनने जा रहे हैं। आखिरी चरण के मतदान से ठीक पहले बीफ पर बीजेपी का विज्ञापन, लेकिन निशाना नीतीश। विज्ञापन के वार से पहले छापामार वीडियो का भी निशाना नीतीश। भाषणों में भी पहला निशाना नीतीश। नीतीश बाबू आप नसीब वाले थे, नीतीश जी में हिम्मत नहीं है। नीतीश पर निशाना ही साबित करता है वो लोकप्रियता जिसकी तोड़ बीजेपी के पास नहीं दिखी। वहीं 2014 के आम चुनाव में पीएम मोदी की लोकप्रियता देख चुके नीतीश जवाबी किलेबंदी पहले ही कर चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी से भी हमने बातचीत की है और उनसे भी अपील किया है कि वर्तमान परिस्थितियों में वे जनता दल के उम्मीदवार का समर्थन करें। लालू को सियासी जीवनदान मिला तो बदले में नीतीश को लालू का वोट बैंक। लालू की छवि से संभावित नुकसान की भरपाई के लिए नीतीश के पास तो शासन की लोकप्रियता पहले ही थी। दूसरा टर्निंग पॉइंट तब आया जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण पर बयान देकर सेल्फ गोल कर दिया, जिससे महागठबंधन ने लपक लिया। आरक्षण बिहार चुनाव का मुख्य मुद्दा बन गया। ये लोग एंटी पुअर, एंटी बैकवर्ड, एंटी दलित है लोग। ये बिल्कुल ये बोल करके ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित कर रहे हैं। दलितों का, महादलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का आरक्षण में से हिस्सा निकाल करके संप्रदाय के आधार पर आरक्षण दिया जाए। लेकिन असली मुद्दा ये है कि इस सियासी उठापटक में जनता ने क्या संदेश लिया? जवाब अब ईवीएम में कैद हो चुका है। जनता ने क्या फैसला लिया, इसी पर IBN 7 पर जारी है महा एग्जिट पोल।
एग्जिट पोल के नतीजे अब आपके सामने आने लगे। अभी हमने आपको बताए, और कम से कम 3 ऐसे एग्जिट पोल हैं जो महागठबंधन को आगे दिखा रहे हैं, लेकिन एनडीए और महागठबंधन के नेता अभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और बड़ी जीत के दावे कर रहे हैं। 8 नवंबर को बिहार की नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ये दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन को 190 सीटें मिलेंगी। दूसरी तरफ बीजेपी के शाहनवाज हुसैन ये कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी और बीजेपी के गठबंधन को 2/3 बहुमत मिलेगा। पूरा स्वीप, पूरा बिहार जो रिपोर्ट है पूरा स्वीप कर गया 5वां फेज से। कहीं बीजेपी का तापरा 190 सीट से कम नहीं आएगा गठबंधन को। आज तो विभिन्न चैनलों का आएगा, लेकिन मेरा आकलन है कि लगभग 190 सीट आएगा हम लोग को गठबंधन को। देखिए, जो एग्जिट पोल हैं किसको क्या दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल ये जान लें दिखाने वाले कि नीतीश कुमार जी का एग्जिट होगा बिहार से, सरकार से वो जाने वाले हैं। हम लोग सरकार में आने वाले हैं और नीतीश कुमार जी जाने वाले हैं। जब गिनती जिस दिन होगी उस दिन 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अरे 2 दिन की खुशियां वो मनाना चाहते हैं तो मना लें, लेकिन जीतेगी भाजपा, जीतेगा बिहार। इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं आरजेडी के प्रवक्ता अशोक सिन्हा, जेडीयू के नेता ऋषि मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने वाले हैं। दरभंगा जिले से वो जेडीयू के उम्मीदवार भी हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे 2 खास, एक हमारे संवाददाता प्रतीक त्रिवेदी यहां पर है। खास बात मैं आपको उनके बारे में यह बता दूं कि ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसी कोई सीट नहीं है बिहार की जहां पर ये देखकर नहीं आए हैं। तकरीबन 2 महीने बिहार में रहकर आए और एक एक जगह हर कोना बिहार का इन्होंने छान मारा है। साथ ही साथ जयदीप कर्णिक जो लगातार ध्यान रखते हैं कि जनता की नब्ज क्या है, वो भी हमारे साथ है। बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बलूनी हमारे साथ हैं और हमारे साथ और मेहमान थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अनिल बलूनी जी, आपके पास आना चाहूंगा। अभी अभी ये भी आया है कि नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है, साथ ही उन्होंने कहा कि 60% वोटिंग हुई है, बहुत अच्छा हुआ है। और मैं जनता को, बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बढ़ चढ़कर जैसा हमें प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लग रहा है अपनी विक्ट्री स्पीच बोल रहे हैं अभी से। नहीं, विदाई की स्पीच बोल रहे। देखिए आकाश जी, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जब आदमी जाता है उससे पहले इसी प्रकार के शब्द बोलता है कि आपने मुझे सहयोग दिया था, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने विदाई का भाषण बोल रहे हैं। और देखिए, शुरू से मैं कह रहा हूं, और अभी आपके चैनल पे बातचीत भी हो रही थी कि ये चुनाव 124-25 का चुनाव नहीं है, ये 150 से ऊपर का चुनाव है। आकाश जी, मैं आपके चैनल के 8 तारीख को फिर बैठने वाला हूं। आप देखिएगा कि ये चुनाव 150 से ऊपर का है और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 150 से ऊपर की सीट जीतेगा, ये बात तय है। अनिल बलूनी जी, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं जो आप कह रहे हैं, आर्काइव के लिए रिक्वेस्ट भी करूंगा। आपकी बात में नोट कर रहा हूं कि आप कह रहे हैं कम से कम 150 सीटें जीतेंगे। 8 बजे से 9 बजे तक मैं आपके साथ बैठने वाला हूं, 2 बजे से 3 बजे तक मैं आपके साथ बैठने वाला हूं जी। और आप देखिएगा कि हम, आकाश जी ये मेरे को इको हो रहा है, कृपया इसको ठीक करा लीजिए प्लीज। जी, मैं आपके पास लौटता हूं, तब तक आपका इको मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। अशोक सिन्हा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। 190 सीट का दावा, सारे एग्जिट पोल एक तरफ और लालू जी जो बोल रहे हैं वो दूसरी तरफ, आपका अपना आकलन क्या है? अब लालू जी तो बहुत ज्यादा अनुभवी हैं और करीब करीब सब सारे क्षेत्रों में वो गए भी हैं। उन्होंने 250 से ऊपर सभाएं की है और पूरे 243 कॉन्स्टिट्यूंसी में वो अकेले उन्होंने जनता का पल्स लिया है। अब ये तो सेफोलॉजिस्ट बताएंगे या हमारे नायक हैं लालू जी, लेकिन ये आपको हम आपके स्टूडियो में बैठ के ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम 2/3 बहुमत से कम जीत रहे हैं और अगली सरकार बना रहे हैं और मुख्यमंत्री जो अभी हैं नीतीश कुमार जी, वो कंटिन्यू करेंगे। ये मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं। निस्तुला हिब्बा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई है। निस्तुला, ये बताएं कि अशोक सिन्हा जी की बात को अगर सही मान लिया जाए, लालू जी की बात को सही मान लिया जाए, तो उसका अर्थ क्या होगा? प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अगले चुनाव से पहले ये एक पूरा नया फोर्स तैयार हो जाएगा
और एक विकल्प के तौर पर देश में उभर कर सामने आएंगे नीतीश कुमार? देखिए 2-3 चीजें हो सकती हैं अगर नीतीश कुमार कंटिन्यू करते हैं। एक तो एक इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी इमीडिएटली अभी विंटर सेशन होगा पार्लियामेंट का, उसमें बहुत आगे ऊंची हो और बढ़ जाएगी। तो आप विंटर सेशन को तो अभी से ही गुड बाय कह दीजिए। मुझे नहीं लगता कि कोई काम वाम कुछ हो पाएगा, क्योंकि अवार्ड वापसी का भी कंट्रोवर्सी चल रहा है, उस पर हंगामा जरूर होगा। दूसरा, ये जो रास्ता पता चल गया है अब लोगों को, क्योंकि मोदी जी एकदम आंधी तूफान की तरह 2014 में आए और जिस तरीके से उनके रिजल्ट्स आए थे, महाराष्ट्र में 2 सीट छोड़ के सारी बीजेपी, राजस्थान में 25 की 25, यूपी में 71-80 में से, और मध्य प्रदेश में 1 सीट छोड़ के पूरी की पूरी बीजेपी। इस तरह के रिजल्ट्स बहुत सालों में किसी ने नहीं देखे थे। उसका एक तोड़ ऑपोजिशन को लगेगा कि उनके पास है। जो 24 आवर पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थिंकिंग भाजपा कर रही है, उसका एक तोड़ ये लोग सोच रहे हैं कि इनके पास आ गया है। निस्तुला हमारे साथ ही रहे। प्रतीक, आप पूरे बिहार घूमे, आपने गरीब से गरीब आदमी से मुलाकात की, आपने वहां जाके किसानों को समझा। जी 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 जी, आप बोले पहले, अनिल बलूनी जी। विपरीत रहेंगे अगर रिजल्ट हमारे पक्ष में रहेंगे। जब निस्तला जी से तब वो भी पूछेगी तब क्या स्थिति होगी। हाँ वो मैं आऊंगा उसके ऊपर। हाँ मैं बता सकती हूँ। निस्तला आप बता ही दें, निस्तला बता ही दें पहले। तब आप इकोनॉमिक रिफॉर्म जरूर देखेंगे। मैं तो बता भी दूंगी, मैंने किसी का दावा नहीं किया है आज तक कि ये जीतेंगे वो जीतेंगे। मैं ये जरूर कहूंगी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को एक टूल मिलेगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को एक टूल मिलेगा और प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत होंगे। काफी चीजें। लालू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लालू जी के पास चलते हैं लाइव। दिखा रहे हैं लोग, किन्हीं को हम बुरा भला नहीं बोलते, लेकिन आप बात करते हो एक आदमी से और लालू 1 लाख आदमी से रोज बात करता है, और नीतीश कुमार का जोड़ दीजिए तो 2 लाख हो गया। और जो मैंने देखा कि कड़ाके के धूप में सारा नर नारी, छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल 4 मान प्रोग्राम है मेरा कि हम 10 बजे आएंगे तो 8 बजे से शुरू करें, तो 190 सीट हमको आएगा गठबंधन को, 190। अब बीजेपी को मतलब 10 आखिर 40 में जो भी है 40-40 मिला तो मिला, नहीं तो भी साफ है। तो 190 सीट पर हमारा आधार है, हमारा जो गरीब है, पिछड़ा वर्ग, ये लोग अंदाज में ये लोग सोच रहे होंगे पिछड़ा बहुत बटा है, ये समझ रहे होंगे बटा होगा, कहीं नहीं। इतना बड़ा तूफान और मुद्दा साफ साफ था। जो उल्टा पुल्टा मुद्दा जो लोग दिखाते हैं, हम पिछड़ों को, हम दलितों को और हम अकलियत के लोगों को खुद इन्होंने छेड़छाड़ करने का काम किया। मुद्दा था सीधा सीधा। मोहन भागवत ने जो खोल दिया बात, असली बात खोल दिया कि पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का रिजर्वेशन समीक्षा करके खत्म करो। ये बहुत सीरियस पहला मुद्दा ये था, पूरा बिहार गर्म हो गया। दूसरा मुद्दा था, इन्होंने जो कम्युनल बात करने का बहुत कोशिश किया, कम्युनलाइज करने का, गो मास का बात बोला, सब कुछ किया। कोई बिहार की जनता ने जो एब्यूज किया, नरेंद्र मोदी ने जो गाली दी, भाई सुनिए, भाई रोको ना, नरेंद्र मोदी ने जब बिहारियों को गाली दिया और मुझे शैतान कहा, इस पर लोगों ने काफी सीरियस नोटिस लिया कि भाई देश का प्रधानमंत्री बिलो बेल्ट बात करता है, बिहारियों को गाली दे रहा है, काम कुछ नहीं किया, और जो वादा किया था उन दिनों में, दाल से लेकर के, प्याज से लेके, महंगाई से लेके, ये सारा मुद्दा था हम लोग का। मैंने सीधे दे इनवाइटेड अस, मतलब सारा मुद्दा आपको मालूम है कि
पूरा यहाँ पिछड़ा वर्ग एक पैर पर खड़ा था। हम उन लोगों को सल्यूट करते हैं। सारा पिछड़ा वर्ग को, अकलियत को, दलित लोगों को। रामविलास जी का भी जो दावा रहता था वो भी वोट टूट गया। सारा लोग बोला कि भाई ये तो हमारा रिजर्वेशन छीनना चाहता। सामाजिक न्याय के सवाल पर जैसे 95 में गोलबंदी थी और सन 77 में, उससे भयानक गोलबंदी अभी हुई है। उस आधार पर मैं दावा ठोकता हूं कि 190 सीट पर अब फिर रिजल्ट होगा तो मालूम हो जाएगा। लोग अपना अपना आकलन करते हैं। शहरी लोगों के बीच में बैठ के और डिबेट करा के आप ग्रास रूट की जानकारी लोगों को नहीं है। किससे बतिया लिए, कहाँ बतिया लिया था, सीधा एकदम। देखो मेरा छाती कितना ऊंचा है। 56 इंच मैंने मोदी और 56 इंच सीना। 56 इंच का सीना कोई यादव या पासवान या गरीब का हो सकता है। वो बिल्कुल हम देखा कहीं कहीं ये इतना 3 गो बेसी तो ये वो कम तो ओने तो हम गर्म हो गया है ना। सीधा मुद्दा वो था, सीधा मुद्दा था सारा बैकवर्ड। और जो अपर कास्ट के लोग थे वो बिल्कुल भोथर हो गए, बिल्कुल स्लो हो गए, बिल्कुल कहीं बूथ पर भी नहीं गए। इसलिए नहीं गए कि कौन मुंह लेकर हम जाए नरेंद्र मोदी को डिफेंड करना। कुछ किया नहीं, धोखा दिया सारा। तो इसलिए लोग कुछ जोड़ते हुए कोई मैच नहीं है ना हमारा वोट का गठबंधन का। और जब हम और नीतीश इकट्ठा हुए, 2 बैकवर्ड नेता इकट्ठा हुए, तो कोई बात बाकी रह गया था क्या? हम चारों तरफ, हम पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, ऑनर्स हमको है। पॉलिटिकल साइंस इज ए साइंस, उसको फोरकास्ट किया जा सकता है कि क्या होगा। तो 190 आएगा। जिला के जिला साफ है, मैं बता देता हूं, आप नोट कर दीजिए। जिला का जिला साफ है। कंपटीशन था एक जिला का दूसरे जिला से। और आपको याद होगा कि आज जो 57 सीट का था ना, 57 वाला सीट था, आज भी फिनिशिंग ऑल इज वेल दैट्स इन्स वेल, यही इलाका था जहां हम लोग उनके उस वेव में हम लोग जीते थे। कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, मधेपुरा, यही इलाका है। तो लोगों ने डट के वोट दिया। आप मिथिलांचल की बात समझिए। माफ करेंगे लोग जो ब्राह्मण लोग होंगे, पहले उनकी राजधानी थी मैथिल ब्राह्मणों का। मैंने झंडा फहराया है वहाँ पहले भी। लेकिन ब्राह्मण लोग, मैथिल लोग, उन लोगों को भी टिकट मिला है कांग्रेस से या हम लोग की तरफ से। वो सब वोट लोग लिया है, सब। हम लोग रहेंगे ना, हम लोग रहेंगे तब ना पंडित जी लोग का भी पेट भरेगा। वो लोग महसूस करते हैं। हम लोग बैकवर्ड जैसा खेती कहाँ मिलेगा? हम लोग खेती है पंडित जी। अमित शाह जी का दिसंबर महीने में प्रेसिडेंटशिप खत्म हो रहा है, वहाँ से भाजपा नए अध्यक्ष को चुनेगी। अगर बिहार चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन रहता है तो अमित शाह जी के परफॉर्मेंस पे भी उंगली उठेगी। देखिए, अगर मगर में हम बात नहीं करते हैं। आप नोट करिए ना, जो हम आए हैं यहाँ बोलने के लिए, गुरु अच्छे का नरेंद्र मोदी और उनके जो गुरु आजकल बने हुए हैं अमित शाह। देखिए, आपका ध्यान वहां जाना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कह दिया, बयान दिया कि अमित शाह अध्यक्ष बने रहे हैं। इसका मतलब यही न था कि सब साफ हो गया है। उस दिन नहीं आपका आंख खोला है।
नरेंद्र मोदी और I came to know from very reliable sources. After our great victory, Narendra Modi is not a prime minister of the nation. He is a संघ प्रचारक and वो प्रचार कर रहा देश में संघ का प्रचारक के रूप में, एक्ट नहीं किया प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी। ये दोनों की वापसी होना, इनको रिजाइन करके भागना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। और बिहार के फैसला के बाद पूरा देश में बात फैलेगी। अब सब जगह नया दिशा, नया डायरेक्शन बिहार की जनता ने दिया है। दोनों खत्म हो जाएगा। खत्म का मतलब और एक गुजरात चले जाए। आपने तो इससे पहले भी 190 की संख्या बताई थी, एक सप्ताह पहले भी। हाँ, आपने तो पहले भी 190 की बात बताई थी। हाँ, लेकिन बीजेपी वाले आज भी कह रहे 2/3। बीजेपी वाला स्वर्ग के दुनिया में घूम रहे हैं। देखिए, आज समापन था अभिनंदन बाबू, और ये बड़ा भारी खतरनाक इरादा लेके ही लोग आए थे नरेंद्र मोदी, बिहार को जलाने के लिए, देश को जलाने के लिए। लेकिन ये उसी तरह से जल गए जैसे होलिका भक्त प्रहलाद को होलिका गोदी में लेके चादर अपने ओढ़ ली और आग में बैठी थी। ऐसा प्रभु का माया हुआ कि उसके सर से होलिका का चादर उड़ गया, अब भक्त प्रहलाद पर ढक गया और होलिका दहन हो गया। आज भाजपा का दहन हो गया। ऐसा भी लग रहा है कि आरजेडी को, तो आपने लालू जी को सुना, पूरे जोशो खरोश से वो सीधे सीधा हमला कर रहे हैं नरेंद्र मोदी पर। राकेश सिन्हा जी, आपके लिए आसान नहीं रहा होगा वो सब सुनना जो सिनेरियो वो पेश कर रहे हैं। नीतीश जी की बात सुने तो भी ऐसा लग रहा है, लालू जी की बात सुने तो भी ऐसा लग रहा है कि जीत उनकी हो गई है, उनको पूरा विश्वास है। देखिए, जब दिया बुझने लगता है तो उसकी लौ तेज हो जाती है। ये लालू जी की जो तेज लौ है, उनका तेजस्वी उनके ऊपर आ गया है। जिस तेजस्वी को उन्होंने भारतीय राजनीति में उतारा है जी, लालू जी जवाब दे दें। जिस पिछड़ों की बात कर रहे हैं, मैं खुश होता कि लालू अपने दिनों को याद करते जब लालू हाशिए पर थे, कर्पूरी ठाकुर की राजनीति थी, लालू हाशिए पर ताला तोड़ के बैकवर्ड की राजनीति करने आए। मैं उस दिन की मैं याद करता हूं, बिहार के सामंतवाद पर सबसे बड़ा धक्का था और मैं उस लालू का अभिनंदन करता हूं। लेकिन वह लालू चारा घोटाला करता है, वह लालू बिहार में जंगल राज करता है, वह लालू कुटियों में पड़ रहे पिछड़े लोगों के बच्चों को राजनीति के शिखर पर लाने की जगह अपने उन बच्चों को जो कि बड़े अच्छे मॉडर्न स्कूल और बड़े अच्छे स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, उन्हें राजनीति के शिखर पर लाते हैं। ऐसे व्यक्ति को पॉलिटिकल मॉरलिटी नहीं होती है। ऋषि मिश्रा जी, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले पूरा बिहार के घूम कर आए हैं यहाँ पर प्रतीक हमारे साथ बैठे। प्रतीक, लालू जी ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण बोली और आप उसमें मुस्कुराए भी। अपर क्लास के लोग भोथर हो गए, वोट डालने के लिए नहीं गए। क्या एक बड़ी चिंता है बीजेपी की? बस ये अंतिम कह सकते हैं कि ये बयान था जो आना शेष था। मतलब सारी तरह के बयान आ गए थे और ये बयान चुनाव के बाद ही आ सकता था, इससे पहले नहीं आ सकता था। और ये जो क्योंकि वो एक चुनौती होती और अगले फिर जाते वोट डालने के लिए, तो बिल्कुल नहीं। अब वो जाते नहीं जाते वो तो एक आकलन का विषय है। वो गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं, और हम एक बेहतर इस मामले में मानते हैं कि सबने वोट किया क्योंकि वोट अधिकार है, इसमें तो कहीं कोई सवाल उठता ही नहीं है। अब सवाल ये है कि ये बात और ये लाइन जो है ये चुनाव के बाद ही कही जा सकती थी, उससे पहले नहीं कही जा सकती थी। दूसरी बात ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये चुनाव पूरा जो सारे फेज हैं, इसमें जो ये 5वां फेज है, इसमें भी आते आते लोग कह रहे हैं कि भाई वो 190 की जो बात कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। लोगों ने कहा तीसरे और चौथे चरण में ही सारी चीजें डिसाइड हो गई। कुछ पार्टी के लोगों ने बताया कि बात देखिए महत्वपूर्ण कैसे है कि उन्होंने कहा कि पप्पू यादव कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, ओवैसी कैसा चुनाव लड़ रहे हैं, ये तक पता करने की लोगों की कोशिश नहीं। और लोगों ने इस पर भी सर्वे करे कि आखिर ये पता चल जाए तो डिवीजन ऑफ वोट जो है वो क्लियर हो जाए, पता चल जाए कि कैसे वहां बटा है वोट। तो ये भी एक तस्वीर निकल के आई। और ये पूरा चुनाव जैसे लग रहा है कि अभी आ रहा है कि 140-150 का है या बहुत नजदीकी वाला मामला है, ये इस पे अभी भी संदेह बना, बादल है अभी भी। प्रतीक,
आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे बिल्कुल सच सुनना चाहता हूं। यहां पर बड़ी लाइट्स लगी हुई हैं, स्टूडियो के अंदर हम बैठे हुए, लेकिन आप वहां धूल धक्कड़ में लोगों को देख कर आए, गरीब से गरीब वोटर से मिलकर आए, किसान से मिलकर आए। आज कोसी में जहां से पलायन एक्सप्रेस कहा जाता है ट्रेनों को, वो चलती है, वहां के वोटर का जो असली हाल है, क्या राजनेता वो समझ पाए? क्या उनकी चिंताओं के बारे में बात हुई? क्या वो बातें जो सुनना चाह रहा था वोटर वो उन्होंने की? देखिए, इसमें दो राय नहीं कि कोई नेता वहां नहीं समझता, इसको तो मानना एक बहुत बड़ी भूल है। सारे, कोई भी हो, चाहे महागठबंधन का हो, ये चाहे तो ज्यादा चिंता की बात है। सारे जानते हैं, सारे समझते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो इन चीजों को नहीं समझता है। ये भी बात सच है जो मैंने पहले आपसे कहा, वो बिल्कुल सच है, और ये इस अपने आप में पूरी बात कहता है, और इसमें ज्यादा विश्लेषण की जरूरत नहीं। वो कहता है कि मैं अब घर पे नहीं मरता हूं, मैं अब अस्पताल में जाके मरता हूं। तो यानी करना अभी बहुत बाकी है। अस्पताल में खुल गए हैं, लेकिन 4 दिन से कुत्ते ने काटा है, उससे ये मांगा जाता है कि तुम्हारे पास सेल फोन का नंबर है तो तुम बताओ, क्योंकि सेल फोन है तो नंबर लेके तब उसको दवाई मिलेगी, इससे पहले दवाई नहीं मिलेगी। तो यानी करना बहुत शेष है अभी, क्योंकि अब ये तमाम विश्लेषण का विषय आ गया है। अब समय यह है कि कौन जीतेगी, किसकी सरकार बनेगी, यहां पर है, इसलिए बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन सच ये है कि सड़क बनी है, लेकिन अस्पताल अभी भी बहुत दूर, कोसों दूर की बात। ऋषि मिश्रा जी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, जेडीयू के नेता। ऋषि, ये बताएं कि लालू जी कह रहे 190 सीट, बीजेपी कह रही है 2/3 बहुमत से हम जीत रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि नतीजा बेहद करीब हो सकता है। लगता है ऋषि जी का संपर्क टूट गया है। आगे बढ़ने से पहले निस्तुला, थोड़ा सा और विस्तार से आपसे जानना चाहूंगा कि देश की राजनीति किस तरह से बदलने वाली है अगर जेडीयू जीतती है, या फिर यानी महागठबंधन जीतता है, या फिर बीजेपी गठबंधन जीतता है। देखिए, अगर जेडीयू महागठबंधन जीतता है तो इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी बढ़ सकती है। इसमें कांग्रेस के लिए चिंता की भी ये बात है कि नीतीश कुमार एक ऑल्टरनेटिव फ्रंट के नेता माने जा सकते हैं, उनके अराउंड एक ऑल्टरनेटिव फ्रंट भी बन सकता है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों ने ही लोगों को कहा कि नीतीश जी को सपोर्ट करें। तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी एक थर्ड फ्रंट की जो पार्टीज हैं उनमें, जो नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी पार्टीज हैं, उनमें थोड़ा है। तो अगर वो जीतते हैं तो उसको वो लेवरेज करके आगे बढ़ सकते हैं और एक चुनौती दे सकते हैं एनडीए को, जो एक तरफा एक पॉलिटिक्स जा रही थी पिछले 18 से 20 या 24 महीनों तक, उसमें एक कट हो सकता है। अगर बीजेपी जीतती है तो होपफुली हम लोग थोड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखेंगे, क्योंकि एक पॉलिटिकल चैलेंज को ओवरकम करके प्राइम मिनिस्टर विंटर सेशन को फेस करेंगे। देयर बी मोर कॉन्फिडेंस, और ऑपोजिशन भी शायद बातचीत करने के लिए और पार्लियामेंट चलाने के लिए थोड़ा राजी हो। और ये जो सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं अवार्ड वापसी की, बीजेपी के नेता मानते हैं कि अगर बिहार में जीत होगी तो इन सब मुद्दों को टैकल करने में उनको एक बल मिलेगा, आइडियोलॉजिकल बल मिलेगा। ये मैं नहीं जानती कि कितना बल मिलेगा या हो सकेगा कि नहीं, पर हाँ, थोड़ा डिमोरलाइजेशन ऑपोजिशन फ्रंट में होगा तो बातचीत करने में और पार्लियामेंट चलाने में और अपने बिल्स पास करने में और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इनिशिएट करने में जरूर सहूलियत होगी। निशुला, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बिहार का कोना कोना छान कर आई हैं। चंदन जी, लेकिन जो उन्होंने बात कही आपके लिए बहुत खतरनाक है। मोदी जीते तो आपकी मुश्किल बढ़नी है, लेकिन नीतीश जीते तो आपकी पॉलिटिकल स्पेस और भी कम हो रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए राजनीति सिर्फ सत्ता का संघर्ष नहीं है, एक वैचारिक संघर्ष भी है, जिसको कांग्रेस पार्टी ने देश के इतिहास में ये करके दिखाया है। तो हमारे लिए जो आरएसएस की विचारधारा है, जो विघटनकारी विचारधारा है, उसके लिए हम लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। 1925 से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, भले ही आपके एलाइज आपकी पॉलिटिकल स्पेस खाते जाएं। आकाश जी, मैंने क्या कहा, आप कह लीजिए बिहार में जो हमने अलायंस किया, ये तो एक वैचारिक संघर्ष का परिचय है। मिजोरम में हमने अपनी चुनी हुई सरकार को हमने सैक्रिफाइस दिया। हमारा तो ये एक, चंदन जी को एक बात बता दूं, राकेश जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए, बिहार का चुनाव मुझे लगता है इसी एक वैचारिक संघर्ष भी है। एक और जहां देश की विचारधारा है जो सबको साथ लेकर के, सब समाज, क्षेत्र, भाषा, जात, धर्म, सबके लोग एक साथ मिलकर के यूनिटी इन डाइवर्सिटी, टॉलरेंस का जो कॉन्सेप्ट है, तमाम चीजें उसको लेकर के। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को ढंग से समझा ही नहीं।
और बार बार पहले इन्होंने आप देखिएगा कि एक जात का कार्ड खेला, वो जब बैकफायर किया तो इन्होंने पैकेज का कार्ड खेला, वो जब बैकफायर किया तब इन्होंने धर्म का कार्ड खेला। अब जरूरी हो गया कि पहले राकेश सिन्हा जी से जवाब लूं, पहले राकेश जी, अनिल जी थोड़ा रुकिएगा। राकेश जी कि लेफ्ट पार्टीज ने इसी वैचारिक लड़ाई के लिए लालू जी के साथ पैक्ट किया था 10 साल 15 साल पहले, और आज सीपीआई क्या, तो वहाँ सीपीआई का लेनिनग्राद माना जाता था बिहार। इतनी बड़ी वैचारिक पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी को लालू जी ने जातिकरण करके समाप्त कर दिया। अब जो भी बचा खुसा था, जो आप ये इस वैक्यूम में बन सकते थे, आप साफ हो जाएंगे। आप आते राकेश जी, अगर राकेश जी बीजेपी अगर मल्टीपल बीमारी से ग्रसित है तो कोई भी डॉक्टर उसको बीमारी को प्रायोरिटाइज किया करेगा। जातिवाद बीमारी है, सांप्रदायिकता बीमारी है, तो कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि सांप्रदायिकता सबसे बड़ी बीमारी है, भयंकर बीमारी है, पहले हम उसको एड्रेस करें। नतीजे जो भी हो, देश की राजनीति की धारा बदलने वाली है और बड़ी बदलने वाली है। निश्चित तौर पर आकाश, ये बिहार का जो पूरा चुनाव है, इस पे पूरे देश की नजर है। ये बहुत अहम चुनाव इसलिए है कि हम देखते हैं कि जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके बाद के बहुत सारे चुनावों में, झारखंड का हुआ, हरियाणा, जो भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली थी, लेकिन दिल्ली में आकर उस विजय रथ पर एक बहुत बड़ा ब्रेक लगा था और दिल्ली को अपवाद माना गया था क्योंकि अरविंद केजरीवाल की वापसी हुई, उन्होंने माफी मांगी और माना गया कि दिल्ली की जनता ने उनको माफ कर दिया। लेकिन ये जो एनडीए का विजय रथ था, इस पर एक बहुत बड़ा ब्रेक दिल्ली में लगा था और उसके बाद बिहार एक ऐसी, क्योंकि बिहार इसलिए भी अहम था कि एनडीए से अलग हटने के बाद नीतीश कुमार जब वनवास पर चले गए थे, उनको लगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है, पार्टी का खुद का नुकसान किया, तो उनके लिए पॉलिटिकल रिवाइवल एक बहुत बड़ा सवाल था। तो बिहार के चुनाव पर पूरे देश की नजर है। इसमें जाति के आधार पर कितना वोट किसके पास गया ये देखना दिलचस्प होगा 8 तारीख को। लेकिन अहम बात यह है कि कोई भी महागठबंधन हो या एनडीए हो, मुद्दों को ठीक तरीके से तय नहीं कर पाया, नीति को ठीक से तय नहीं कर पाया। और ये जो बात जमीन से आई, प्रतीक जी ने भी इनकी जो रिपोर्ट्स हुई हैं उसमें कहा है, दूसरे जो रिपोर्टर हमारे पूरे नेटवर्क 18 के जो जमीन पर गए हैं रिपोर्टिंग की, उन्होंने कहा है कि एक सबसे दुखद पहलू ये है कि बहुत पढ़े लिखे जो लोग हैं वो भी विकास की बात को पीछे छोड़कर जाति की बात करने लगे हैं। तो मुझे लगता है अगर जाति वापस से एजेंडे पर आई है तो ये इस चुनाव का दुखद पहलू है। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ है, ये निश्चित तौर पर कुछ रुझान अभी एग्जिट पोल से हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन असली परिणाम तो 8 तारीख को देखने को मिलेंगे। और जो निस्तुला ने कहा जी कि निश्चित तौर पर ये जो चुनाव है ये निर्णयात्मक होंगे, ये तय करेंगे कि आगे भारत की राजनीति किस दिशा में जा रही है। अनिल बलूनी जी, 190 सीटें 243 में से वाकई अगर जैसा लालू जी बोलते हैं वो हो जाता है तो उनका साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इसका मतलब होगा कि बीजेपी प्रेसिडेंट को वापस गुजरात जाना पड़ेगा, अंदरूनी पॉलिटिक्स में पीछे हो जाएंगे। देखिए आकाश जी, लालू जी की बात को एक तो कोई गंभीरता से लेता नहीं है। लालू जी की यह घोषणा करना बाकी रह गया कि उनके दोनों पुत्रों को उप मुख्यमंत्री की शपथ लेनी है, ये बाकी रह गया। देखिए लालू जी की बातों को कोई गंभीरता से लेने की आपको भी आवश्यकता नहीं, दर्शक भी नहीं लेते हैं। मैं प्रतीक जी की बात का जरूर जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि प्रतीक जी ने दूसरी बार ये बात कही है कि बिहार में ये कहा जाता है कि पहले वो घर पे मरते थे, अब अस्पताल में मरते। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। आप देखिए बिहार के जो लोग हैं वो बेचारे रोजी रोटी के खोज में दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद, चंडीगढ़, पूरे देश में है। मेरे ख्याल से देश में कोई ऐसा प्रदेश नहीं होगा जहां बिहार के लोग नहीं है। और वो देखते हैं कि देश भर में कैसी तरक्की हो रही है और बिहार कहाँ है। तो इसलिए वो पूरे बिहार को पूरे देश के उसमें देखते हैं और देखते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है। और जो भी बिहार का जो मतदाता है उसमें जो बाहर लोग गए हैं उनका बड़ा प्रभाव है। वो बताते हैं भाई पूरे देश भर में ऐसी तरक्की हो रही है और बिहार वहीं का वहीं है। और इसका जवाब नीतीश कुमार को देना था। आप देखिए पूरे चुनाव में जो लोकतंत्र की मर्यादा होती है कि 5 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड जनता को दे, नीतीश कुमार ने वो नहीं दिया। नीतीश कुमार ने कभी ये नहीं कहा कि केवल 4% घरों में पानी क्यों पहुंचा पाए हैं। नीतीश कुमार ने ये नहीं कहा कि क्यों नहीं नए विश्वविद्यालय खुलवा पाए हैं। नीतीश कुमार ने ये नहीं बताया कि क्यों नहीं बिजली का उत्पादन हो रहा है। ऋषि मिश्रा जी जवाब देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर है। ऋषि जवाब देना चाहेंगे। विकास के बड़े बड़े वादे हुए लेकिन वो पूरे नहीं हुए, ये दावा है बीजेपी का। ऋषि मिश्रा जी, बीजेपी तो कुछ भी दावा कर सकती है। आदरणीय मोदी जी जो 2014 में आए थे लोगों से वोट मांगने के लिए, उन्होंने भी काफी कुछ कहा था। हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं हर एक साल जब सरकार का 1 साल पूरा होता है तो अपनी बात लोगों के सामने रखते हैं कि हमने 1 साल में कौन सा काम किया है। 66,500 किलोमीटर इन्हीं के राज्य में बना है। आज के दिन में करीब अप्रोक्सीमेटली हर एक गांव में बिजली आ चुकी है।
तो इसलिए ये ठीक कहना है कि ऋषि जी, काम नहीं हुआ, अगर वो वाकई आपको बहुत विकास आसान हुआ है। होगा तो जनता जमकर वोट देगी, इसमें कोई शक नहीं। स्कूल ड्रॉप रेट बढ़ा, अरे भैया कुछ नहीं बोल पाए। आज आपके पास कोई कारण नहीं था, इसीलिए आप दार्जिलिंग से बीफ का मुद्दा बिहार ले जाते थे, इसीलिए जाति पात की बात करते थे। एक मिनट, मैं राजनीतिक बहस में मैं ले जा सकता हूँ और वो बहस बहुत आगे भी बढ़ सकती है। चंदन जी थोड़ा सा रुकिएगा। नहीं, लेकिन मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। प्रतीक त्रिवेदी, आपसे मैं वो बात जानना चाहता हूँ जहां आपको एक आदमी ऐसा मिला जिसको सख्त जरूरत थी इलाज की, लेकिन उसके पास मोबाइल नहीं था। थोड़ा सा बातचीत की दिशा को वहां ले जाएं जहां पर बिहार की जनता किस हाल में है और क्या करने की जरूरत है। थोड़ा नेताओं को उस तरफ खींचे आप, क्योंकि आप देख कर रहे हैं आंखों से। देखिए, मैं बलूनी साहब जो कह रहे हैं उसके उस बात के कोई तमाम अर्थ निकाले जा सकते हैं। बलूनी जी, मैं बात जो कह रहा था महत्वपूर्ण ये थी कि वो कह रहा था कि मेरे यहाँ रोड आई है, पहुंची है। जो कोसी के इलाके में बाढ़ आती थी उसने कहा कि मेरे पास रोड आई है, मेरे पास रोड पहुंची है। जो विकास हुआ है वो तो है, दिख रहा है आंखों के सामने। लेकिन वो ये कह रहा है कि अस्पताल में मर जाता हूं। आप बात समझने की कोशिश करिएगा। वो ये कहता है कि अस्पताल में मर जाता हूं, यानी अस्पताल में। मैं तो आपको 1.5 महीने से देखा था, रोज बिना जूते के चल रहे थे आप, जूतों को हाथ में लेके चल रहे थे। कहीं आप खाने के लिए आपको नहीं मिल रहा था, कहीं आप परेशान थे। मैं तो रोज आपकी हालत खराब देख रहा हूं। नहीं, वो बात मजाक में छोड़ देने की नहीं है, ठीक है। वो बात सच है कि मैं चल रहा था। आज भी ऐसे दिन है, आज भी ऐसी जगह है जहां पे 3 नदियां क्रॉस करनी पड़ती हैं। आज भी ऐसा है जहां मासूम बच्चे को मोटरसाइकिल पे माँ बाप एक तरफ खड़ा करते हैं अंधेरे में और खुद जाते हैं, पहले मोटरसाइकिल क्रॉस करते हैं, नाव से फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर लेके जाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि कई इलाकों में काम हुआ। वो लोग कहते हैं कि यहां पे काम हुआ है, लेकिन खंबे लग गए हैं, लाइट नहीं आई। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि पिछले 15 साल, जो पुराने 15 साल हैं, उनमें कोई काम नहीं हुआ था। वो ये भी कहते हैं। अशोक सिन्हा जी, इस पर तो आपको जवाब देना। चंदन जी, आपके पास भी आता हूं। अशोक सिन्हा जी, आपके कार्यकाल में लोगों का बाकायदा ये कहना था कि ज्यादा काम नहीं हुआ, नीतीश जी ने कुछ हद तक किया। प्रतीक कह रहे हैं। देखिए आकाश, पहले तो मैं ये राकेश सिन्हा जी जो कह रहे हैं वो कहां की बातें कह रहे हैं, और अब वक्त भी नहीं है कि हम इशूज पे बात करें। लेकिन हमारे 250 रैलियां करने वाले लालू प्रसाद जी ने अपनी सारी सभाओं में जिन 3 बातों की तरफ ध्यान दिया, बताया सारे लोगों को। हमारे एक खास किस्म के वोटर हैं और आपको मानना पड़ेगा कि मेरे वोटर 30% हैं, जो करीब करीब भाजपा के वोटर के बराबर हैं। अब मैं आपको सिस्टमेटिक ढंग से बता दूं कि हम लोगों ने बिहार जैसे जगह में, राकेश सिन्हा भी कह रहे थे कि बहुत फ्यूडलिज्म थी 1990 के पहले, क्लियर कट रूप से लालू प्रसाद ने पहले तो बात की है आइडेंटिटी की बात की है। पर वो सब तो आप कर चुके हैं ना। अब तो जनता विकास चाहती है बिहार के अंदर। एक मिनट मैं बताता हूं आकाश, मैं बताता हूं। क्लियर कट रूप से जो कॉपी बुक जो सोशलिज्म का होता है, लालू प्रसाद जी ने क्लियर कट वो बातें की कि किस तरह से तुम्हारे जो वेलफेयर स्कीम्स हैं या सब्सिडीज हैं, वहां पे प्रॉपर ढंग से तुम्हारे यहां नहीं आ रहा। तुम्हारे जो प्रिविलेजेज हैं सोशियो इकोनॉमिक, जैसे स्टेट इंटरवेंशन से जो इंस्टीट्यूशन और क्या आप ये कह रहे हैं प्रगति तो हो रही है लेकिन सब तक पहुंच नहीं रही है, और अभी और वो करना चाहते हैं। अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां राकेश सिन्हा जी के लोग, अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां राकेश सिन्हा जी के लोग अभी लोगों को उनकी अहमियत नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात नहीं करते हैं। ये सोशल जस्टिस का कॉपी क्या हुआ सबका साथ सबका विकास में किया। और अशोक जी सुन लीजिए, और हमारे नीतीश कुमार जी का अशोक जी आप चुनाव मोड में ना, अशोक जी आपका भाव हम समझ गए। मैं दो ही बात बिहार के बारे में 2 ही बात कहूंगा। मैं स्वयं उस प्रदेश से आता हूं और व्यक्तिगत रूप से मैं पिछड़े दलित जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनसे अपने आप को आइडेंटिफाई करके देखता हूं। इससे मैं एक बात है, इसी मैंने लालू प्रसाद का उसको श्रेय दिया और मैंने एक लेख भी लिखा था उस वक्त
कि लालू यादव ने किस तरह से फेडरलिज्म को तोड़ा। देखिए, जब वर्तमान होता है तो आप बहुत अधिक पास्ट पर जाकर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। मैं दो ही बात कहूंगा, इस चुनाव का परिणाम क्या हुआ कि नीतीश कुमार की नेतृत्व की भूमिका पूरे गठबंधन में कम हुई है। लालू यादव निश्चित रूप से उभरे हैं, लालू यादव असर्टिव बन गए हैं। लालू यादव पर जो भ्रष्टाचार का आरोप था, उन्होंने जातिवाद का नारा देकर जातीय गठबंधन को जोड़कर कुछ वोट लाकर उन्होंने अपने आप को मजबूत किया। इसके दो परिणाम होंगे। पहला, नीतीश कुमार यदि मुख्यमंत्री, मान लीजिए एक्सट्रीम केस में, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, हम उनकी बात मान लें, यदि सरकार बन जाती है तो नीतीश कुमार बिहार की सरकार को लालू यादव के रिमोट कंट्रोल से नहीं, नीतीश कुमार सिर्फ वहां बैठेंगे, उनके पीछे उनके शरीर में पर काया प्रवेश होगा, लालू यादव उनके शरीर में प्रवेश। एक दूसरी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण, रिमोट कंट्रोल तो बाल ठाकरे के संबंध में संघ के बारे में आप कहते हैं, यहाँ पर काया प्रवेश हो जाएगा। एक दूसरी बात मैं कह रहा हूं, लालू यादव में एक अद्भुत क्षमता है कि वैचारिक पार्टियों का भी जातिकरण कर देते हैं। जो मैंने कहा, वामपंथी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पतन का एकमात्र कारण है लालू यादव के साथ गठबंधन। इसीलिए लेफ्ट पार्टी ने इस बार अपने आप को लग रखा। कांग्रेस पार्टी का बिहार में खात्मा हो जाएगा। राकेश जी ने, एक मिनट आ रहा हूं, राकेश जी ने जो महत्वपूर्ण बात कही, थोड़ा साफ साफ शब्दों में समझाएं जयदीप अभी। देखिए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि अभी तक हमने जितनी भी बातें सुनी, अभी आप शाहनवाज हुसैन जी को भी सुन रहे थे, अभी बलूनी जी ने भी कहा कि ये जो है उनका सीएम का स्वागत भाषण नहीं है, ये उनका विदाई भाषण है। शाहनवाज हुसैन भी कह रहे थे कि आने वाला वक्त बताएगा 190 की जो हुंकार लालू यादव भर रहे हैं सब गलत है। पहली बार राकेश सिन्हा जी यहां पर बैठकर इस एग्जिट पोल के समय पर ये कहने को तैयार हुए कि मान लीजिए कि मान लीजिए वाली बात जहां पर आती है वहां से बहस शुरू होती है। बिल्कुल, बहस शुरू होकर वहां पहुंचती है प्रतीक जी, जब हमको ये कहते हैं कि रिमोट कंट्रोल से आगे पर काया प्रवेश होगा। पर एक जो प्रचार लगातार किया गया था कि लालू यादव का जंगल राज आएगा, आपने वो विज्ञापन भी फिर से छपवाए थे राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने, जिसमें इस जंगल राज के बारे में नीतीश कुमार जी ने तब कहा था जब वो इस जंगल राज की कहावत को गढ़ रहे थे। इस जंगल राज की पूरी उपमा ही नीतीश कुमार ने उस वक्त गढ़ी थी और उसी जंगल राज के साथ वो खड़े हैं। इसका प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने वैसे बहुत किया, तो अगर वो काम नहीं आया, उसके बाद ये परकाया प्रवेश जो है वो अब कैसे इन चुनाव परिणामों को प्रभावित करेगी ये नहीं पता, लेकिन ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। महत्वपूर्ण बात है आकाश, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर वो स्ट्रेटेजी थी नीतीश की कि चुनाव से पहले, जो क्योंकि अशोक जी वो बात कह रहे थे कि आप जानते हैं हमारा वोटर कैसा है, हमारे वोटर ने कैसे किया है, तो पूरी जातीय समीकरण पे जो बात हो रही, तो नीतीश ने जो लालू से हाथ मिलाया वो कहीं ना कहीं समीकरण जो है ठीक बैठा। कौन है वो महारथी जो जीतेगा पाटलिपुत्र का महासंग्राम? एग्जिट पोल्स को अगर देखें ध्यान से तो कुल मिला के एक बात समझ में आती है कि महागठबंधन कम से कम थोड़ा आगे है। एग्जिट पोल्स ये कह रहे हैं, कुल निचोड़, क्योंकि हम सारे एग्जिट पोल्स आपको यहां से दिखा रहे हैं। लेकिन अगर महागठबंधन की सरकार बनती है चंदन जी, तो कहा यह भी जा रहा है कि वो सरकार जो बनेगी वो रिमोट कंट्रोल तो लालू जी के हाथ में होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहते थे कि ये महागठबंधन लेगा ही नहीं, राजद जदयू कांग्रेस एक साथ नहीं होगा। फिर उन्होंने जब हम एक साथ हो गए तो बोला कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं घोषित करेंगे, हमने वो भी कर दिया तो बोला सीट शेयरिंग नहीं कर पाएंगे। तो तमाम जो ये चीज कह रहे हैं, हम तो वी आर क्रॉसिंग द ब्रिज। तो ये कह देना कि नीतीश कुमार, और पिछले हमको लग रहा है 8-9 महीने से राजद और कांग्रेस का बाहर से समर्थन है और रिकॉर्ड कह रहा है लॉ एंड ऑर्डर पे भी, जब बीजेपी से टूटा है तब भी बेहतर है इनके प्रदेशों से। तो आंकड़े तो कुछ कह देते हैं, एक परसेप्शन बनाने का एक कायावाद चला रहता है। और एक चीज और मैं कहूंगा, देखिए एक चीज और है कि लेवाई स्ट्रॉस की थियरी है बाइनरी अपोजिशन का। मान लीजिए कि कहीं अगर एक जगह पोलराइजेशन होता है तो किसी इफेक्ट में पोलराइजेशन होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी का भी एक वोट बैंक है तो उसको जातिवाद का रंग नहीं देते हैं आप, लेकिन अगर इधर उसका इफेक्ट में आता है या एक ये देखिए स्क्रीन पर देखिए, टुडे चाणक्य और अनिल बलूनी जी, आपके लिए बड़ी राहत वाला एग्जिट पोल है। बीजेपी प्लस 155 सीटें, बीजेपी प्लस 155 सीटें और बहुत पीछे छूटती हुई नजर आ रही है महागठबंधन। टुडे चाणक्य आपके आकलन के बहुत करीब है। अनिल जी, आकाश जी, मैं कह रहा था, देखिए ये चुनाव 150 से ऊपर का है।
तो अभी तक जो सारे पोल्स आ रहे थे वो गलत, टुडे चाणक्य और ये वाला सही। बलूनी जी 2 दिन के लिए खुश हो जाइए, बड़ी नाइंसाफी थी आपकी अभी तक। लेकिन सही फैसला आएगा, असली रिपोर्ट कार्ड 8 को आ रहा है। लेकिन आज 2 दिन के लिए तो खुश हो जाइए। मेरा तजुर्बा यह है कि चाणक्य का टुडे चाणक्य अभी तक का जो पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे सटीक आकलन कर चुका है। बीजेपी को 150 सीट से नीचे का मैं भी आकलन नहीं मानता हूं। बीजेपी हर हाथ पे 150 सीट आएगी। बिहार के बारे में एक चीज जो गलतफहमी लोगों को हुई है कि 50-60 के दशक का हैंगओवर लेकर हम चलते रहे। और आपको मैं बता दूं कि विकास, आप जिस भी वोटर से बात किया, प्रतीक जी हो या दूसरे चैनल के रिपोर्टर्स हो, जिस भी वोटर से आपने बात किया, सबने कहा चलिए जाति तो है लेकिन विकास हमारा मेन एजेंडा है। और एक बात सुन लीजिए, मैं चंदन, क्या है, बिजली पानी सड़क ही सिर्फ विकास है। आप सुन लीजिए ना, आप देखिए अभी फिलोसफी की का समय नहीं रहा है। जब युद्ध शुरू हो जाता है ना राकेश जी, विकास का मतलब तो मैं समझा देता हूँ, विकास का मतलब मैं समझा देता हूँ, बिल्कुल ही बंद कर दे रहे हैं। विकास का मतलब समझा देता हूँ। महागठबंधन माइनस लालू लोगों को स्वीकार था। क्या आप कह रहे हैं सामाजिक न्याय की लड़ाई विकास का मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए। क्या कह रहे हैं, समाज में बराबरी का मौका मिले, अपॉर्चुनिटी हो, विकास का मॉडल नहीं, चुनाव समाप्त हो गया तो लड़ाई आरएसएस से हमारी। आप आरएसएस लड़ाई लड़ लीजिए, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। अभी स्टूडियो में हम क्यों लड़े? एक बात सुन लीजिए, महागठबंधन माइनस लालू लोगों को स्वीकार था, लालू माइनस नीतीश उनके वोटर को स्वीकार था। यह जो आपस का कंट्राडिक्शन है, इसको आप नहीं समझ पाए। वो बिहार पे नहीं हुआ, और चंदन जी, मैं जानता हूं बिहार में एक ही परिवार के 4 लोग 4 पार्टियों को वोट देते हैं। आप बिहार की मानसिकता को समझिए। आपके तमाम नेता पुत्र लड़ रहे हैं, तो मतलब अगर कोई पिछड़ी जाति का अगर कोई बच्चा लड़ता है अभी तो वंशवाद हो जाता है। अभी तो परिणाम लोकतंत्र से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आता है। अभी वंशवाद का मत नहीं। अभी मैं वंशवाद की बात मैंने कहा, मैंने क्या कहा? एक ही परिवार के 4 लोग 4 पार्टियों को वहां वोट देते हैं। मैं ये कह रहा हूं, मेरे कहने का सेंस यह है कि विकास के नाम पर ये देखिए पिछड़े और दलितों के लोगों ने भी वोट दिया है। के मुताबिक महागठबंधन को सिर्फ 83 सीटें और बीजेपी गठबंधन को 155 सीटें। ये एक एग्जिट पोल ऐसा आया है जिसने बीजेपी को ढाढ़स बंधाया होगा। हो सकता है बीजेपी का अपना आकलन ये हो जैसा कि अनिल बलूनी जी और राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं। लेकिन अभी छोटा सा ब्रेक, आपको ये बताएं जी क्या दे रही? मैं कह रहा था कि ये 155 जो है परकाया प्रवेश की वापसी है, काया बाहर आती है इसके। नहीं, देखिए वो इसमें दिलचस्प है, पहले इससे पहले कि आप ब्रेक पे जाएं, ये पिछले जो 2 चुनाव हम बड़े देखें, 2014 का जो हमारा चुनाव के नतीजा है वो, और दिल्ली, क्लोजिंग रिमार्क अनिल जी। क्योंकि मैं देखिए आकाश जी, मैं केवल 7 बजे तक आपके साथ हूं। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, देखिए पिछले लोकसभा चुनाव में कोई हमको 270-80 से ऊपर नहीं बता रहा था। टुडे चाणक्य था जिसने 282 बताया था, इसलिए उस पर विश्वास करना इस वक्त बड़ा सही समय है। दूसरा, मैं आज क्योंकि 8 तारीख को आपके साथ फिर बैठूंगा, मैं आज आपको कह के जा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जो चंदन यादव यहाँ बैठे हैं, ये 5 सीट से ऊपर नहीं जा पाएंगे और ये 80 सीट से नीचे सारा गठबंधन जो महाठगबंधन है, स्वार्थ बंधन है, ये 80 सीट से नीचे रहेगा। आपका ये अहंकार बोल रहा है।